साकेत ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर सरिता सिंह ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत, क्योंकि इसके पहले जो मैंने क्लासें दी थी उसमें अभी तक मैं आपको भौगोलिक चिंतन ही पढ़ा रही थी और स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया भौगोलिक चिंतन, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया प्राचीन काल में भूगोलवेत्ताओं का योगदान, जिसमें भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको शास्त्रीय काल में भूगोलवेत्ताओं का योगदान बताया, क्योंकि हर विषय का अपना एक इतिहास होता है और उसी इतिहास के क्रम में मैंने आपको बताया है कि वो बढ़ता है कि किस भूगोलवेत्ताओं ने या किस समय में कितना विकास हुआ। तो वैसे ही भूगोल को भी कई कालों में बांटा गया, प्राचीन काल में, फिर उसके बाद शास्त्रीय काल में, फिर आधुनिक काल में, फिर आधुनिक वैज्ञानिक काल में। तो अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग काल में अपना योगदान दिया। जैसे प्राचीन काल में भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने, इसके पहले की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। और उसके बाद शास्त्रीय काल में फिर मैंने यूनानी और आपको रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में बताया। अब मैं आपको आधुनिक भौगोलिक, फिर अंधयुग आया, फिर अंधयुग में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान था। उसके बाद फिर आया पुनर्जागरण काल, जिसमें जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने अपना योगदान दिया। उसके बाद फिर आपका आधुनिक भौगोलिक विचारधारा के स्कूल। आधुनिक भौगोलिक विचारधारा के अंतर्गत मैंने आपको जर्मन में हम्बोल्ट, यहाँ पे मैंने आपको जर्मन में हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल, रिchthofen, हैटनर, एल्ब्रेक्ट पेंक, वाल्टर पेंक के बारे में आपने पढ़ाया मैंने। अब आज मैं आपको फ्रेंच भूगोलवेत्ताओं के बारे में बताऊंगी, फ्रांस भूगोलवेत्ता जिसे कहते हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले वाइडल डी ब्लास के बारे में बताऊंगी। बच्चों, सबसे पहले फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में मुख्यतः ब्लास का ही नाम आता है, क्योंकि इन्होंने फ्रांसीसी सारे भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल पे ज़्यादा जोर दिया था। उसी के अध्ययन पे ये लोग ज़्यादा जोर दिए थे, जिसमें रेकलस थे। रेकलस महोदय ने विश्व का जो है नवीन भूगोल लिखा था और लाटेरी नामक भूगोल भी इन्होंने लिखा था। तो लाटेरी शब्द का प्रयोग रेकलस ने किया था। इस तरह से फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में सराहनीय योगदान दिया। सबसे पहले भूगोलवेत्ता जो थे वो थे ब्लास, लाब्लास कह सकते हैं, कभी ब्लास भी इनका पूरा नाम है, वाइडल डी लाब्लास। तो शॉर्ट में इनको ब्लास महोदय कहते हैं। तो सबसे पहले ब्लास महोदय क्या थे? फ्रांस में भूगोल के एक संस्थापक के रूप में माने जाते थे। फ्रांस में आज भी अगर भूगोल को माना जाता है, भूगोल को जाना जाता है, तो वो ब्लास महोदय के योगदानों के कारण माना जाता है, क्योंकि ये फ्रांस में भूगोल के संस्थापक माने जाते थे और साथ ही साथ मानव भूगोल के भी संस्थापक माने जाते थे, मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते थे। चूँकि मानव भूगोल के जन्मदाता रेटजेल हैं, मैंने आपको बताया था जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल मानव भूगोल के जन्मदाता हैं। अगर दोनों एक साथ आएंगे क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट में, तो आप लोग रेटजेल लिखिएगा, लेकिन वहाँ पे अगर ब्लास भी है तो रेटजेल लिखिएगा, अगर ब्लास नहीं, अगर रेटजेल नहीं है तो आप ब्लास लिखेंगे, क्योंकि ब्लास को भी मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। चूँकि फ्रांस में उन्होंने मानव भूगोल की स्थापना की थी, इसलिए फ्रांस में भी उनको मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, प्लस फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। ब्लास बच्चों, ब्लास महोदय जो थे वो संभववाद के कट्टर समर्थक थे। अभी तक क्या था? अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था निश्चयवाद। निश्चयवाद में ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे जो निश्चयवाद पे के समर्थक थे। निश्चयवाद क्या था? जिसमें प्रकृति को श्रेष्ठ माना जाता था। और अब आप जो पढ़ रहे हैं उसमें फ्रांस भूगोलवेत्ताओं ने संभववाद पे 3 विचारधाराएं थी, जिसमें निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। तो संभववाद में क्या था कि निश्चयवाद में प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया था और संभववाद में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया था। तो ब्लास महोदय क्या थे? ये ब्लास महोदय संभववाद के कट्टर समर्थक थे। इनका मानना था कि इन्हें मानव भूगोल का संस्थापक कहा ही जाता था। इनका मानना था कि प्रकृति मानव के लिए मात्र एक सलाहकार के रूप में है, न कि अभी तक प्रकृतिवादी क्या मानते थे, निश्चयवादी क्या मानते थे कि प्रकृति मनुष्य को अपने अनुकूल ढालती है, मनुष्य को पैदा करती है और उसे अपने पर्यावरण के अनुकूल ढालती है। लेकिन ब्लास महोदय जो संभववादी धारक थे, वो क्या मानते थे कि मनुष्य प्रकृति का खिलौना नहीं है, बल्कि मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, मनुष्य प्रकृति को अपने अनुकूल कर सकता है। ये ब्लास महोदय का मानना था
कि प्रकृति मनुष्य को अपने अनुकूल नहीं ढाल सकती, बल्कि मनुष्य क्या करता है, वो प्रकृति को अपने अनुकूल ढालता है, अपने अनुकूल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवर्तित कर सकता है। तो ये संभववाद के विचारक कहे जाते थे और फ्रांस में भूगोल के संस्थापक कहे जाते थे। ये सारे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप ब्लास महोदय का लिखेंगे, संभववाद के जनक कौन है, संभववाद के सबसे ज़्यादा कट्टर समर्थक कौन थे, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आप ब्लास को डालेंगे। ब्लास कहिए चाहे विडाल डी ला ब्लास कहिए, इनका शॉर्ट नाम आपको मैंने बताया ब्लास था। फ्रांस में इन्होंने, आज भी फ्रांस में इनके ही शिष्य के शिष्य भूगोल के प्रोफेसर हैं। ये फ्रांस में भूगोल के प्रथम प्रोफेसर थे, उसके बाद इनके शिष्यों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। बच्चों, ब्लास महोदय जो थे उन्होंने कहा कि प्रकृति द्वारा मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान की जाती हैं और उसके चयन में मनुष्य स्वतंत्र होता है कि वो कैसे चयन करे, प्रकृति का किस प्रकार से अपने अनुसार परिवर्तित करे। वो संभावनाएं देती हैं, बाकी चयन करना मनुष्य का काम है। ये किसने कहा था? ब्लास महोदय ने किया था। ब्लास ने प्रकृति को, मैंने बताया, एक सलाहकार से ज़्यादा कुछ भी नहीं माना था। इनका प्रमुख योगदान था, इनका जन्म हुआ था 1845 में और इनकी प्रमुख विचारधारा क्या थी? संभववाद की विचारधारा। और इन्होंने सबसे ज़्यादा इनकी विचारधाराओं में पार्थिव एकता की विचारधारा, पार्थिव एकता की विचारधारा क्या थी? इनकी पुस्तक भी थी, पार्थिव एकता का सिद्धांत कह सकते हैं, इनकी पुस्तक का नाम था। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी फ्रांस में भूगोल और क्या कहते हैं, पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया। पार्थिव एकता का सिद्धांत जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, इनकी पुस्तक भी है और उनकी विचारधारा भी थी। इसमें इन्होंने बताया कि संभववाद में मैंने बताया आपको कि प्रकृति मनुष्य को सिर्फ सलाहकार से ज़्यादा और कुछ नहीं, वो उसको संभावनाएं देती हैं और उसका चयन करना मनुष्य का कार्य होता है। ये संभववाद की विचारधारा में थी। और दूसरी पार्थिव एकता के सिद्धांत में क्या था इनका? पार्थिव एकता के सिद्धांत में था कि समस्त पृथ्वी पर जितने भी जड़ हों चाहे चेतन हों, जो भी हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से मिलकर ही कार्य करते हैं। समस्त जड़ चेतन एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं, वो होता है पार्थिव एकता का सिद्धांत। सभी जड़ हो चाहे चेतन, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इसमें इन्होंने कहा था। अगला इनका था, जिस प्रकार इन्होंने ये भी कहा था पार्थिव एकता सिद्धांत में कि जिस प्रकार ब्रह्मांड में सभी आकाशीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, कार्य करते हैं मिलकर, उसी प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसी तरह से भूतल पर भी विभिन्न प्रकार के भौगोलिक तथ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये इन्होंने अपने पार्थिव एकता के सिद्धांत में कहा था ब्लास महोदय ने। उसके बाद फिर इनका अगला आता है, एक इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अपनी विचारधारा संकल्पना दी थी, पेज की संकल्पना। पेज की संकल्पना आपको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश है। पेज की संकल्पना में इन्होंने क्या कहा था, मैंने यहाँ पे बताया है आपको। पेज की संकल्पना में इन्होंने कहा था, ये डायग्राम मैंने बनाया है पूरा, अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो आप लोग इस तरह से डायग्राम बना देंगे तो आपके क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, ऑलरेडी मिलेंगे। तो ये आप डायग्राम स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसमें पेज की संकल्पना, ब्लास की सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना थी पेज की संकल्पना। पेज की संकल्पना में क्या था, ये मैंने बनाया है समुदाय, ये समुदाय हैं ये सब, और ये क्या है, ये इग्लू है। इग्लू बर्फीले क्षेत्र में, जो टुंड्रा क्षेत्र में रहते हैं, एस्किमो जनजाति रहती है, और ये मसाई जनजाति जो पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में रहती है। तो इन्होंने बताया था कि ये जो समुदाय है, ये स्थानीय पर्यावरण के साथ जो है अंतर संबंध करके चलती है। मतलब ये स्थान जिस वहाँ पे, उस स्थान पे समुदाय जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ के पर्यावरण कैसे है उससे अंतर संबंधित होकर उसके अनुकूलन करके चलती है। ये इन्होंने बताया था पेज की संकल्पना में अपने। ये ब्लास की संकल्पना थी, पेज की संकल्पना, जिसमें इन्होंने बताया था कि ये जो समुदाय है, ये समुदाय अपने स्थानीय पर्यावरण से अनुकूलन करके चलता है। तो क्या हुआ, क्या श्रेष्ठ हुआ? मनुष्य ना, जैसे ये इग्लू है, इग्लू ये एस्किमो जो जनजाति होती है उसका घर है,
टुंड्रा क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में ये इनका घर रहता है, इसको इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति का ये घर है जिसको इग्लू कहते हैं। ये इग्लू देखिए आप लोग, ये बर्फ से बनाते हैं, बर्फ का घर होता है। चूँकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है तो ये लोग अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करके चलते हैं और ये लोग बर्फ के घर बना के उसमें रहते हैं। टुंड्रा वाले क्षेत्र के लोग, एस्किमो जनजाति जिसको मैंने बताया, ये अपने स्थानीय पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर रहे हैं ना। तो अब उसके बाद वहीं पे आप देखिए कि ये है क्राल, जो मसाई जनजाति के घर को कहते हैं क्राल। चूँकि ये पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ये गर्म क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये जत्थे के रूप में रहते हैं, एक समुदाय के रूप में रहते हैं। जैसे 70-80 लोगों का एक पूरा एरिया होता है, पूरा घर चारों तरफ से, उसी में अंदर ही उनके सब कुछ सारी व्यवस्था होती है। तो ये 70-80 लोगों का लगभग एक जत्था होता है जिसमें बीच में कुआं होता है, पानी होता है। इस तरह से ये व्यवस्था करके मसाई लोग अपने इस क्राल में रहते हैं। तो क्या हुआ ये कि ये अपने स्थानीय पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर रहे हैं। तो ये ही बताने की कोशिश उसने अपने पेज की संकल्पना में कहा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर आता है इनकी अगली पुस्तक जेनरे डी वाई। जेनरे डी वाई इनकी अगली पुस्तक थी, जिसमें है दोनों एक ही चीज़, बस इसमें आगे दे दिए हैं कि एक ही प्रकार के पर्यावरण में निरंतर कई पीढ़ी तक रहता चला आ रहा है ये, और मानव समुदाय अपने सामूहिक प्रयास से सामाजिक और आर्थिक जीवन की एक विशिष्ट और अद्वितीय जीवन पद्धति, संस्कार, मूल्य और बोध को विकसित करता है। जो मैंने यहाँ पे बताया कि जीवन पद्धति, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपनी परंपराएं, भोजन, इन सब का अध्ययन किया जाता है, इन सब का अपने पर्यावरण के अनुसार ये लोग करते हैं। अगला, अब आप इनकी और भी पुस्तकें हैं। ब्लास ने और भी रचनाएं लिखी थी जिसमें इन्होंने यूरोप के राज्य और राष्ट्र की संकल्पना दी थी, यूरोप की मानचित्रावली इन्होंने दी थी, फ्रांस का भूगोल इनकी रचना थी जिसमें फ्रांस की सारी समस्याओं से लेकर सब कुछ इन्होंने अध्ययन करके दिया था। मानव भूगोल के सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, पूर्वी फ्रांस का भूगोल दिया था। उसके बाद भूगोल पत्रिका का संपादन, एनल्स डी ज्योग्राफी इनकी थी। तो ये इनका अद्वितीय योगदान था ब्लास महोदय का फ्रांस में। भौगोलिक अध्ययन के संबंध में उनका मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातली खंड, लघु समरूप क्षेत्र को में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है। उनके अनुसार प्राकृतिक भूदृश्य के विकास पर सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रभाव पड़ता है। कुल मिला के वही हुआ कि प्रकृति को, जितने भी प्राकृतिक भूदृश्य हैं वो मानवीय या सांस्कृतिक, मानवीय भूदृश्य को सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं, उनका प्राकृतिक भूदृश्यों पर प्रभाव पड़ता है। ये ब्लास महोदय का मानना था, चूँकि ब्लास महोदय संभववाद के कट्टर समर्थक थे। फ्रांस में भूगोल के विकास का श्रेय ब्लास महोदय को ही जाता है। मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बताया है। अब अगले आते हैं आपके अगले भूगोलवेत्ता, फ्रांस के ब्रून्स महोदय। ब्रून्स महोदय अगले फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे जो कि भूगोल के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिए थे, और वे ब्लास के ही शिष्य थे। परम प्रिय शिष्यों में एक शिष्य थे ब्रून्स महोदय, जिनका पूरा नाम था जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स महोदय ने भूगोल में अद्वितीय योगदान दिया था। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम था जियोग्राफी ह्यूमन। जियोग्राफी ह्यूमन ईसाई डी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव भी कहते हैं इसको। उसके बाद उन्होंने मानव के आर्थिक कार्यों को विध्वंसात्मक व्यवस्था कही थी या अपहरणीय व्यवस्था कही थी। किसने कहा था? ब्रून्स महोदय ने मानव के कार्यों को अपहरणीय व्यवस्था या विध्वंसात्मक व्यवस्था कहा था, क्योंकि मनुष्य ये भी ब्लास की तरह संभववादी विचारधारा के थे। ये भी मानते थे कि ये भी उन्हीं की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे। ब्लास के महोदय के विचारधाराओं से ब्रून्स महोदय बहुत प्रभावित थे, उनके ही शिष्य थे। तो ये भी मानते थे, ये भी वही सिद्धांत दिए थे। इनका भी था अन्योन्याश्रिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और पार्थिव एकता का सिद्धांत, ये ब्रून्स महोदय ने दिया था। इनका मानना था
कि इनका फेमस कथन है जो कि पूछता है, आप लोग इसको बताइएगा अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये ब्रून्स महोदय का कथन है। इसका तात्पर्य है कि सारी चीज़ें, सारे तत्व, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सारे तत्व वो सभी परिवर्तित हैं, सभी परिवर्तित होते रहते हैं और यही प्रकृति का नियम है। और उनको परिवर्तित कौन करता है? मनुष्य परिवर्तित करता है। तो इनके प्रमुख विचारधारा यही थी। क्रियाशीलता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसमें यह बताया था कि भौतिक एवं सांस्कृतिक दृश्य निरंतर क्रियाशील रहते हैं, निरंतर परिवर्तन की अवस्था में रहते हैं। उसके बाद इन्होंने अन्योन्याश्रितता या अंतर संबंध का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने ब्लास से प्राप्त किया था। उनका यह मानना था कि भौतिक एवं सामाजिक घटनाओं में निकट का संबंध होता है। ब्रून्स महोदय ब्लास की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे और उनकी किताबें मैंने आपको बताया कि जो था, और उन्होंने मनुष्य को अपहरणीय व्यवस्था कहा, या जो है उन्होंने मनुष्य को बताया कि वो विध्वंसात्मक है, वो प्रकृति में परिवर्तन करती रहती है, प्रकृति को अपने अनुकूल ढालती रहती है। क्रियाशीलता का सिद्धांत कि सारी तत्व, सारे जड़ चेतन तत्व सब क्रियाशील रहते हैं और क्रियाशील रहकर ही वे कार्य करते हैं और अंतर संबंधित रहते हैं एक दूसरे से, ये ब्रून्स महोदय ने बताया। अगले फ्रांस के विचारक थे आपके अल्बर्ट डिमांजिया। अल्बर्ट डिमांजिया जो थे वो भी ब्लास के ही शिष्य थे। चूँकि मैंने बताया आपको कि फ्रांस में आज भी ब्लास महोदय के शिष्यों की परंपरा चली आ रही है, वहाँ के प्रोफेसर आज भी उनके शिष्य के शिष्य रहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गुरु नाती पोते चले आ रहे हैं। तो इस तरह से ब्लास महोदय चूँकि फ्रांस में संस्थापक थे, उनके शिष्य इस तरह से वहाँ पे परंपरा चली आ रही। तो ये डिमांजिया भी जो थे, अल्बर्ट डिमांजिया इनका पूरा नाम था, इनका कार्यकाल था 1872 से 1940 तक। तो ये भी ब्लास महोदय के शिष्य थे, जिसने मानव भूगोल पर जोर दिया था और वह काफ़ी समय तक अनाल्स का संपादक रहा। उसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं मानव भूगोल की समस्याएं, और डिमांजिया की एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी, इसको पूछते हैं बच्चों एग्जाम्स में, पिकार्डी। पिकार्डी किसकी रचना है? तो अल्बर्ट डिमांजिया की रचना थी पिकार्डी। तो अल्बर्ट डिमांजिया ने पिकार्डी नामक पुस्तक लिखी और संपूर्ण भौगोलिक परिवेश के लिए जो है जियोग्राफिकल मिलियन शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। डिमांजिया भी नियतिवादी चिंतक था, वो भी प्रकृति को श्रेष्ठ मानता था, संभववादी विचारधारक था और वो भी संभववाद को ही श्रेष्ठ मानता था कि मतलब मनुष्य ही सब कुछ होता है, वो प्रकृति को अपने अनुकूल ढाल सकता है। अगले भूगोलवेत्ता हैं फ्रांस के एमेनुअल डी मार्टोनी, जिनका जो लोग लगभग मुख्य हैं मैं उन्हीं का आपको बता रही हूँ, और फ्रांस में जिन्होंने भूगोल के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया था। इमैनुअल डी मार्टोनी जो थे वो भूगर्भ शास्त्र, भूभौतिकी एवं जैव शास्त्र वेत्ता थे। ये उनके दामाद थे, ब्लास महोदय के दामाद थे, और इन्होंने भूगर्भ शास्त्र पर, भूभौतिकी एवं जैव शास्त्र पर गहन अध्ययन किया था। इनकी पुस्तक थी मानव भूगोल एवं संभववाद एवं रोमानिया का भौतिक भूगोल, आल्प्स एवं मध्य यूरोप इनका प्रमुख पुस्तकों का नाम था। इस तरह से डी जियोग्राफिया फिजिक नामक पुस्तक भी मार्टोनी महोदय ने ही लिखी थी। ये मैंने आपको फ्रांस में भूगोल का विकास पढ़ाया। अब मैं आपको अगली विचारधारा जो थी आपकी ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा।
ब्रिटिश भौगोलिक विचारधाराएं, मतलब ब्रिटेन में भूगोल की विचारधाराएं, कौन कौन से विचारक थे, कौन कौन से भूगोलवेत्ता थे जो भौगोलिक क्षेत्र में ब्रिटेन में अपना योगदान दिए थे। इस काल तक भूगोल ब्रिटेन वासियों के लिए केवल, ये काल कब से था, 1881 से 1907, मतलब 1881 से स्टार्ट, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश में भूगोल का विकास हुआ, जिसमें इस समय तक, जब तक 18वीं शताब्दी के पूर्व तक ब्रिटेन वासियों के लिए यह केवल सूचनाओं का शब्दकोश ही था। मतलब सूचनाओं जो पुराने भूगोलवेत्ता दिए थे, पहले के भूगोलवेत्ता जो जैसे यूनानी, रोमन, फ्रांस, ये सब जो जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने जो इकट्ठा किया था सूचना, इनके लिए बस वही सूचनाओं का शब्दकोश माना जाता था ब्रिटेन वासियों के लिए। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के पश्चात ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने, ब्रिटिश विद्वानों ने पृथ्वी का अध्ययन मानव अधिवास के रूप में करना प्रारंभ किया। ब्रिटेन में भूगोल के विकास में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई और मैकोनोची को इनका प्रथम सचिव नियुक्त किया गया। अब हम बात करेंगे प्रथम भूगोलवेत्ता ब्रिटिश के मैकिंडर की। मैकिंडर मैकिंडर, इनका पूरा नाम था हैमफोर्ड जॉन मैकिंडर। मैकिंडर ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में सबसे अधिक विख्यात भूगोलवेत्ता थे, सबसे अधिक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे एवं उसे भूगोल के ब्रिटिश संप्रदाय का संस्थापक माना जाता था। किसे? मैकिंडर को। दृढ़तापूर्ण बात यह कही थी उसने कि उसने रेडजल के शब्द एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजल ने दिया था, उनकी पुस्तक थी, फेमस पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। उसने रेडजल के शब्द एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का प्रयोग करते हुए जो है दृढ़तापूर्वक यह बात कही थी कि कुछ अर्थों में मानव भूगोलवेत्ता ही पूर्ण भूगोलवेत्ता है, क्योंकि रेडजल मानव भूगोल के जनक कहे जाते थे और उसने एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव को ही श्रेष्ठ माना था। मैंने आपको बताया था कि मानव ही सब कुछ होता है, तो इस तरह से जो है मानव की उत्पत्ति बताया था उसने। डार्विन की विचारधारा से वो था प्रभावित था रेडजल भी। तो इसने कहा कि मानव कुछ अर्थों में मानव भूगोलवेत्ता ही पूर्ण भूगोलवेत्ता होता है। किसने कहा था ये कथन? मैकिंडर महोदय ने कहा था। ठीक है, आगे मैकिंडर ने ऐतिहासिक भूगोल का गहन अध्ययन किया था और ब्रिटेन तथा ब्रिटिश सागर नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। 1904 में उसने रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष एक निबंध पढ़ा जिसका शीर्षक था इतिहास का भौगोलिक धुरी। इसमें उन्होंने यह बताया कि वर्तमान समय में समुद्री युग का समापन हो चुका है एवं भविष्य में थल शक्ति का ही निर्णायक होगी। कहने का तात्पर्य है कि इसने बताया था कि समुद्री युग, समुद्री शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं, उनका अंत हो चुका है और भविष्य में थल शक्तियाँ ही प्रमुख निर्णायक होंगी और यूरेशिया में स्थित धुरी क्षेत्र का आधार क्षेत्र समुद्री शक्तियों की पहुँच से बाहर है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ या तो आंतरिक सागर में गिरती हैं या तो जमे हुए आर्कटिक सागर में। ये मैकिंडर का मानना था। 1919 ईस्वी में मैकिंडर की पुस्तक लोकतंत्रीय आदर्श एवं यथार्थता का प्रकाशन हुआ। इसी पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम हृदय क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया था। हार्टलैंड, इसको नोट कर लीजिएगा। हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मैकिंडर महोदय ने किया था और उनका ये है उनका हार्टलैंड का जो उन्होंने मैप प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने इस क्षेत्र को हार्टलैंड कहा था, अपने इस क्षेत्र को उन्होंने हार्टलैंड बताया था और पूर्वी यूरोप उन्होंने इस क्षेत्र को कहा था। इसे हार्टलैंड क्षेत्र बताया था, इसे पूर्वी यूरोप कहा था।
मैकिंडर का ये मैप है हार्टलैंड मैकिंडर का हृदय क्षेत्र सिद्धांत का। तो उन्होंने हृदय क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया था। इसमें आधार क्षेत्र के अलावा मध्य में निचला डेन्यूब क्षेत्र, एशिया माइनर, तिब्बत, मंगोलिया आदि के कुछ क्षेत्र शामिल थे। इन्होंने बताया कि ये जो हृदय स्थल क्षेत्र है, इनका हार्टलैंड क्षेत्र है, यहाँ पे जल शक्तियों का पहुँचना नामुमकिन है। मतलब यहाँ पे जल शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती हैं। ये मैकिंडर का मानना था कि हार्टलैंड में जल शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती थी। उन्होंने इस पुस्तक में अपने एक सामरिक सूत्र का प्रयोग किया था, जिसको उन्होंने कहा था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है, और जो हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है वह विश्वद्वीप पर जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्वद्वीप पर नियंत्रण करता है, और जो विश्वद्वीप पर नियंत्रण करता है वो पूरे विश्व पर शासन करता है। ये मैकिंडर का फेमस कथन था। इसको अगर आएगा तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये किसने कहा था? ये मैकिंडर ने कहा था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है, और जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह जो है विश्वद्वीप पर नियंत्रण करता है, और जो विश्वद्वीप पर नियंत्रण करता है वो पूरे विश्व पर नियंत्रण करता है। यह फेमस कथन मैकिंडर का था। मैकिंडर ने अपने विश्वद्वीप में एशिया, यूरोप और अफ्रीका को शामिल किया था। विश्वद्वीप किसे कहा था? इन्होंने एशिया, यूरोप और अफ्रीका को किया था। अब 1943 ईस्वी में सामरिकता पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका शीर्षक था द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस। इसमें उन्होंने लीनानैंड शब्द का प्रयोग किया था। लीनानैंड क्षेत्र को हृदय क्षेत्र से निकाल दिया, साथ ही उसने हृदय क्षेत्र के साथ मध्य क्षेत्र में बेसिन शब्द का प्रयोग किया था। इसी को बाद में इनके हार्टलैंड पे मैकिंडर के स्पाइकमैन में भी अपने रिमलैंड हार्टलैंड को इन्होंने रिमलैंड शब्द से संबोधित किया था, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी स्पाइकमैन का। अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में आगे क्रम में मैं आपको एंड्रू जॉन हर्बर्टसन के बारे में बताऊंगी। हर्बर्टसन जो थे वो फेमस जलवायुवेत्ता थे। ये संसार के प्रादेशिक भूगोल के मुख्य विचारक एवं अध्ययनकर्ता थे। इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों, विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में किसने बांटा था? जॉन हर्बर्टसन, जिनको हर्बर्टसन भी कहते हैं। हर्बर्टसन ने विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने वाला पहला भूगोलवेत्ता था। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग हर्बर्टसन को लगाइएगा। हर्बर्टसन, इनकी प्रमुख रचना भी यही थी, मेजर नेचुरल रीजन्स। इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों तथा मानव के अंतर संबंधों की विवेचना अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क में किया था। उसके बाद अगले भूगोलवेत्ता आते हैं सर डडले स्टाम्प। डडले स्टाम्प, जिसको स्टाम्प भी कहते हैं, इनका कार्यकाल था 1898 से 1967। इन्होंने भूगोल पर लगभग 30 पुस्तकें लिखी थी, और भूगोल के क्षेत्र में उसे इस योगदान के लिए इसने जो 30 पुस्तकें लिखी थी, ब्रिटिश में इसी योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसे सर की उपाधि दी थी, और उनका पूरा नाम था सर डडले स्टाम्प। पहले इनका नाम था डडले स्टाम्प, लेकिन सर की उपाधि प्राप्ति करने के कारण इनके महत्वपूर्ण ब्रिटिश में सराहनीय योगदान के कारण, चूंकि इन्होंने विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय दोनों में शांति का प्रतीक, इन्होंने शांति भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल, ये एक पुस्तक इनकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टाम्प की। जीवन एवं मृत्यु, लाइफ एंड डेड, इनकी फेमस पुस्तक थी। अगर आएगा एग्जाम में तो आप लोग डडले स्टाम्प ही लगाइएगा, ये अक्सर पूछता है एग्जाम्स में।
तो जीवन एवं मृत्यु इनकी फेमस पुस्तक थी। और चिकित्सा एवं भूगोल के पहलू भी इन्होंने लिखा था। और इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, वो महत्वपूर्ण रचना थी, कह सकते हैं शब्द का प्रयोग किया था, वो था ब्रिटेन की भूमि। उपयोग एवं दुरुपयोग, इनकी पुस्तक थी ब्रिटेन की भूमि, आगे उपयोग एवं दुरुपयोग। ये ब्रिटेन की भूमि में इन्होंने गहन अध्ययन किया था और उस पर अपना कार्य, महत्वपूर्ण कार्य किया था। इनकी फेमस पुस्तक ये भी है, ब्रिटेन की भूमि। और इनकी पुस्तक थी भूगोल का शब्दकोश, ये भी इनकी पुस्तक थी। स्टाम्प महोदय ने प्रत्येक महाद्वीप का भूगोल लिखा था। इन्होंने भूगोल के प्रत्येक पक्ष को मानवीय समृद्धि एवं प्रगति के लिए प्रयोग करने का प्रयत्न किया था, सर डडले स्टाम्प महोदय ने। तो इनके बारे में भी मैंने आपको बताया जो थे। इसके अलावा भी ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, जैसे गैडिस लिप्ले का अनुगामी था। लिप्ले जो है, और गैडिस भी नगरों पर विशेष कार्य किया था अपना। हैगेट महोदय थे, सोरले एवं हैगेट। उसके बाद पीएम रॉक्सबी भी थे। इन लोग भी छोटे छोटे योगदान अपने दिए थे भूगोल के क्षेत्र में। पीएम रॉक्सबी मानव प्रदेशों की संकल्पना को विकसित किया था और उसका महत्वपूर्ण लेख था द स्कोप एंड एम ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में दो समरूप प्राकृतिक प्रदेश अपने स्थैतिक संबंधों के कारण भिन्न हो जाते हैं। एवं बूलरीज महोदय थे। बूलरीज महोदय WSW बूलरीज भौतिक भूगोल, मानव भूगोल एवं मानवीय क्रियाओं की पृष्ठभूमि है, या उन्होंने कहा था वो ऐसे भूगोलवेत्ता थे जो वैज्ञानिक रूप में कार्य करते थे और उन्होंने वैज्ञानिक रूप में अपनी पुस्तकें भी लिखी थी। और बूलरीज महोदय वातावरण निश्चयवादी, परंतु बाद में वो नव निश्चयवादी हो गए थे। पहले वातावरण निश्चयवादी थे, बाद में वो नव निश्चयवादी हो गए। नव निश्चयवादी जिसमें प्रकृति और मानव का समायोजन बताया जाता है। तो इस तरह से ब्रिटेन का स्मिथ महोदय थे, जिन्होंने ब्रिटेन का आर्थिक भूगोल लिखा था। उन्होंने पूर्णतः सांख्यिकी तथ्यों पर आधारित एवं क्षेत्र निरीक्षण से इसका संबंध नहीं होता, इस तरह से कथन कहा था। सबसे महत्वपूर्ण थे चिसोल महोदय, जिन्होंने लिखा था हैंड बुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी। अगर ये आता है हैंड बुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी, किसकी पुस्तक है? चिसोल महोदय की है, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, जो मैंने आपको बताया अभी। और मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करना ना भूलें। अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम अकाउंट है, या फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, जो भी आप यूज़ करते हो उस पर प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन की दबाएँ और ताकि हम लोगों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े।